आज की कहानी है अमेरिका से डॉक्टर सुदर्शन प्रियदर्शनी की उत्तरायण। सुनिए वैदेही के स्वर में। निमा नहीं जानती कि धीरे धीरे वो कैसे टूटी है या टूटती ही जा रही है। स्थितियों से लड़ना या उनसे समझौता कर लेना ले दे के सभी के हिस्से में कमोबेश आता है। फिर वह क्यों हारती चली जा रही है? क्या लोग उसकी तरह टूटकर अपने आप को रोगी बना लेते हैं? ये तो हारना हुआ, स्थिति के समक्ष स्वयं को कुत्ते की बोटी बनाकर डाल देने जैसा। जब से उसका शरीर अनेक शल्य क्रियाओं से गुजरा है, उसका शरीर अपना नहीं रहा। रोज रोज दवाइयाँ, हिदायतें और दूसरों की आंखों में उगी वितृष्णा उसे झेलनी पड़ती है। धीरे धीरे अलगाव बढ़ते जा रहे हैं। अपने देश में होती तो शायद नौकर चाकरों के सहारे यातना कम हो जाती, घर संभला रहता, किसी की आंखों का तिरस्कार नहीं झेलना पड़ता, नौकर को हिदायतें देती और काम हो जाता। आज उसे याद आता है कि वहाँ कैसे सुबह सुबह सारे काम मुस्तैदी से हो जाते थे। तुलसी आती और सुबह सुबह किचन संभाल लेती, फटाफट बच्चों का नाश्ता तैयार होता, निमा बोलती जाती और काम होता जाता। बिश्ना साड़ी प्रेस कर देता और हेमेंद्र भी भाग भाग कर तैयार होने में उसकी और बच्चों को स्कूल बस पहुंचाने में मदद करते। साथ ही दोपहर के खाने की लिस्ट और शाम की चाय के साथ क्या बनेगा तय होता चलता। तुलसी बार बार दोहरा कर उन चीज़ों को पक्का करती रहती। उसी बीच बच्चे और हेमेंद्र निकल जाते। थोड़ी देर में वह भी अपना सैंडविच पैक करके भाग लेती, सब कुछ तुलसी के हवाले करके। जब से तुलसी आई थी उसका काम बहुत आसान हो गया था। तुलसी जिस तरह बच्चों को संभालती, घर को संवार कर रखती, उससे पहले के 8-8 नौकर भी नहीं कर पाए थे। उन अलग अलग समय के नौकरों को याद करके वह आज भी उबल पड़ती है, किंतु उनकी नाकामियों को अपनी विवशताओं के कारण झेलना पड़ता था। आज सोचती है कि जैसे तैसे घर चलता रहता था, नौकरी चलती रहती थी तो जिंदगी आगे ठिलती रहती थी। आपसी तनाव की कहीं जगह ही नहीं थी। शाम को घर पहुंचती तो बच्चे किलक कर लिपट जाते। तुलसी फटाफट देखते ही चाय का पानी चढ़ा देती। बहादुर तराशे हुए गुलाब सजाकर मेज पर सजा देते। सलाम करके फिर पेड़ पौधों को तराशने में लग जाता। कभी कभी लगता था मुट्ठी में बंद सारे सपने खुलकर पूरे हो रहे थे। यहाँ ऊंची दुकान, फीका पकवान। यहाँ विदेश में लोग संपन्नता और वैभव बटोरने आते हैं, लेकिन हिस्से आती है रिक्तता, अकेलापन और एक रिक्तता जो धीरे धीरे दीमक की तरह सब कुछ चट कर जाती है। रिश्ते, नाते, प्यार, संबंध, सब का सब। बहुत दिनों तक वह अपनी शारीरिक शिथिलता को छिपाती रही थी। यहाँ तो डॉक्टर को दिखाने जाना, फिर उनके बिलों का डंक झेलना बीमारी से ज़्यादा दुखदाई था। इसलिए वह अंदर ही अंदर झेलती रही है। अंदर कहीं एक हार भी बैठ गई थी कि कहीं कोई बड़ी बीमारी निकल आई तो। इसीलिए वह अपने आप रोज़ कभी मल्टीविटामिन के कैप्सूल तो कभी टाइनॉल फांकती रहती। इसी तरह वह हर दिन अपनी दिनचर्या पूरी कर लेती। एक डॉक्टर मित्र ने बताया था कि उसका स्नायु मंडल बहुत कमज़ोर हो गया है और उसे फ्लोरिन के कैप्सूल भी खाने चाहिए, और अब उसने उनको भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है। आज बैठे बैठे उसको चक्कर आ रहा है। वह उठने की कोशिश में लड़खड़ा कर अपनी खाट तक पहुंच जाती है। यह क्या हो गया है उसे? यह नई आफत कहाँ से आ टपकी? शायद इसलिए कि उसने सारे कैप्सूल और टाइनॉल इकट्ठे ही फांक लिए थे। यही नहीं, रात दूध पीना भी भूल गई थी। उन कैप्सूलों की गर्मी चढ़ गई है शायद, और चक्कर आ रहा है। वह रसोई में जाकर ठंडा और फीका दूध गटक आती है। लगा कि हलक में तरावट आ गई है। बाथरूम में शीशे में देखा तो थोड़ी आश्वस्त हुई। तभी उसे भीतर ही भीतर कुछ घुमड़ता हुआ महसूस हुआ और उसके साथ ही ढेर सारा वमन। वह हल्की हो गई।
स्वयं को स्वस्थ मानने और महसूस करने का दिलासा देने लगी। वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई। सामने शीशे से हटे हुए पर्दे के कारण बाहर की सुनसान सड़क दिखती है। कभी एकाध कार इस दोपहरी के सन्नाटे को झटक जाती है तो लगता है कि कहीं स्पंदन अभी बाकी है। सामने पेड़ की हरियाली में छिपी दुबकी गिलहरियां आपस में अटखेलियां करती। उसे अपने अंदर बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। शायद वमन से ऐसा हुआ हो। उठकर पैतृक परंपरा से चले आते घर में बनाए चूर्ण को चाटती है। मन हरा भरा लगने लगता है। वह अपने आप को समझाती है कि वह पहले से ठीक है। उठकर घर का काम संभाल लेगी तो और अच्छा महसूस करने लगेगी। अन्यथा आते ही हेमेंद्र की आंखों में तिरस्कार और उपेक्षा उसे झेलना पड़ेगा। कहने को कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ बुदबुदाते हुए रसोई घर में घुसेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ है और क्या नहीं। अगर रोटी आदि बनी पड़ी होंगी तो खुश हो जाएंगे और आत्मीयता ओढ़े कहेंगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर क्यों किया यह सब? मैं आता तो कुछ ना कुछ कर देता। वह चुपचाप उनकी बात सुनती रहेगी और कोई जवाब नहीं देगी। दोनों इन बातों के पीछे छिपे हुए संकेतों को समझकर एक दूसरे से आंखें चुराते रहेंगे। वह धीरे से उठेगी और बाथरूम में जाकर आंसू पोंछाएगी और शीशे से बतियाएगी। अपने से ही 100 प्रश्न करेगी। क्यों वह इतनी भावुक है? क्यों इतनी संजीदा? वह क्यों हर समय व्यक्ति के दोहरेपन को ढूंढती रहती है? एक मौजूदा व्यक्ति और उसी के उस पार का एक दूसरा व्यक्ति। कई बार वह सोचती कि काश वह स्वयं इस दोहरेपन को ओढ़ पाती। जब हेमेंद्र घर आए तो तिरिया चरित्र ओढ़े और पड़ी रहे। ब्रह्म भी इस ओढ़े हुए स्त्री चरित्र को नहीं पहचान सकते। फिर उसके मामले में तो कोई झूठ भी नहीं है। एक बार स्वयं हेमेंद्र ने भी कहा था, तुम लेटी रहो तो हमें भी मालूम रहे कि तुम बीमार हो। वह मन ही मन इस मरोड़ को दबा गई थी और कुछ भी नहीं कह सकी। जब कोई इस बात को समझेगा तो उसी बीमारी में उठने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? एक बार उसे भरपूर आराम मिल जाए तो शायद रोज बिस्तर पर पड़े रहने की नौबत ही ना आए। चूर्ण से उसका मन स्वस्थ हो गया। मुंह में पुदीने का जायका घुल गया है। वह मुस्कुराहट महसूस कर रही है। अब वह उठ सकती है। उसने धीरे धीरे हल्की कराहटों, जो कभी उसके पेट से तो कभी पीठ से उठती हैं, के साथ रसोई का सारा काम संभाल लिया है। सिंक में पड़े बर्तनों की धुलाई, रसोई घर के फर्श पर जमी चीकट, यहाँ वहाँ शेल्फ्स पर बिखरे बर्तन, दिया सलाई, चाय पत्ती का डिब्बा, नमक मिर्च के खुले कटोरदान, सभी को उनका स्थान दे दिया गया है। जब अपनी जगह पहुंचकर वे मुस्कुरा रहे हैं। रसोई खिलखिल पड़ रही है। गैस पर चावल, दाल, सब्जी भी चढ़ गई हैं और अपनी अपनी आवाज़ों में चौकड़ियाँ भर रही हैं। आज तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। कहीं एक काल्पनिक सुख की सिहरन उसके स्नायु मंडल में दौड़ गई। जब बच्चे गले में बाहें डालते और हेमेंद्र खाने की तारीफ करते हैं तो इस खुशी को वो झेल नहीं पाती, पर उनके औपचारिक कृतज्ञ चेहरे की कहीं उसकी आंखों में बरबस आंसू ला देते। जब कभी वह सवेरे उठकर सबके लिए ठीक से नाश्ता नहीं बना पाती या खाने का प्रबंध नहीं कर पाती और एक औपचारिक डबल रोटी अंडे की भुर्जी के साथ परोसती है तो हेमेंद्र से पहले उसका बड़ा बेटा बोल पड़ता है, माँ ये क्या, वही रोज़ रोज़ अंडा डबल रोटी? माँ वह शिव है ना मेरा दोस्त, मैंने उसके घर एक दिन देखा, सब लोग मेज़ पर खाना खा रहे थे। क्या मेज़ सजी थी माँ, 2-3 सब्जियाँ, दाल, चटनी, पापड़, अचार और फलों से भरी मेज़ के बीचों बीच रखी टोकरी देखकर मज़ा ही आ गया माँ। ये बातें उसे अंदर तक चीर कर रख देती और कहीं कहीं गहरी कचोट और ग्लानि से वो भरभरा उठती। क्यों नहीं वह कर पाती ऐसा जो अपने बच्चों के लिए, अपने हेमेंद्र के लिए?
उसे हर दिन नाकामियों के तराजू पर ही क्यों तोला जा रहा है? उसे लगता है कि हर कोई आते जाते उसकी खिल्ली उड़ा रहा है, उसकी इस विद्रूप स्थिति पर हंस रहा है। उसके अंदर की उठापटक बढ़ती चली जाती है। बेचैनी गले की फांस बनकर उसका गला घोटने लगती है। वह चाहती ऐसा है कि ऐसे में हेमेंद्र उसकी ढाल बने। बच्चे तो नादान है, पर वो नादान नहीं है। वह जानता है कि आज तलक उसने घर पर कैसे अपनी जान लुटाई है। नौकरी करके भी बच्चों की हेमेंद्र की जान पहचान है और वह उसकी जी जान से सेवा की है। जब कभी वह हेमेंद्र से जरा सा पहले घर पहुंचती तो शाम की चाय के साथ शौक से समोसे, कचौरियाँ, चिप्स, चटनियाँ और न जाने क्या क्या बना डालती। चटकारे ले लेकर और उसकी उंगलियां चूम चूम कर खाता हेमेंद्र। आज कैसे सब कुछ भूल गया वह। आज उसकी आंखों में एक नकार है, व्यंग है, जैसे यह सब वह जानबूझकर कर रही है या अपनी स्थिति को तूल दे रही है। वह अपने आप में हर दिन छोटी होती जा रही है। उसकी सल्तनत ढह रही है। उसका जी चाहता है कि बेटे से कहे, कि वह बाप से कहे दूसरी माँ ले आए तुम्हारे लिए। नई नौकर जो नए व्यंजनों से आवभगत भी करे और सारी चाकरियों के साथ तुम्हारे बाप के दफ्तर जाते वक्त हाथ में रुमाल भी थमाए। कैसी दुविधा के कगार पर खड़ी है वह नारी। घर गृहस्थ की स्थिति के साथ आज बाहर का मोर्चा भी संभाले। कैसी विडंबना है। एक ही व्यक्ति से इतनी सारी अपेक्षाएं क्यों? वह चुपचाप मेज पर बैठी चम्मचों की आवाज़ को सुनती रहती और हेमेंद्र चुपचाप खाना खाकर टीवी पर जा बैठता। उसके अंदर पहाड़ भुरभुरा जाते थे। न जाने कितना कुछ टूट जाता उन क्षणों में। वह इंतज़ार करती रहती कि हेमेंद्र पूछेंगे, आज कैसी रही तुम्हारी तबीयत, या आप कैसी हो? वह फिर उसी तरह धीरे धीरे मेज पर से बर्तन उठाती, जूठी प्लेटें सिंक में डालती। सलाद की प्लेट का रस उठाते उठाते मेज पर बिखर जाता तो भागी भागी तौलिया लेकर उसे सोखती और हाँफ हाँफ जाती। टीवी की आवाज़ तले सब कुछ दब जाता। बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती हैं। उनके नीचे दबी हुई लाशों की कराह किसे सुनाई देती है। रात भर करवटें बदलती रही, पीड़ा से कराहती रही। सुबह किसी की दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आया। उसे एक कप चाय मैसर नहीं हो सकती जिसे पीकर वह उठने लायक हो सके और बच्चों को ढंग से स्कूल भेज सके। कभी कभी उसे लगता है कि दोनों बच्चों और पति उसके लिए युद्ध के अलग अलग मोर्चे हैं, जिन्हें जैसे तैसे अपने लंगड़ाते शरीर से भी झेलना है, पार करना है या जीतना है। अन्यथा इन सब में वह पुराने कैलेंडर की एक बीती हुई तारीख बनकर रह जाएगी। हेमेंद्र और उसके बीच नर नारी के संबंधों को लेकर बखूबी बहस होती थी। आए दिन समाचार पत्रों में आने वाली घातक आत्महत्याएं, पति और ससुर द्वारा दी जाने वाली यातनाएं उसे उदास कर देती थीं। हेमेंद्र भी ऐसे परिवार वालों को जी भरकर कोसते रहते और आश्वस्त भाव से कहते, चलो तुम किस्मत वाली हो जो देवता जैसा पति मिल गया है और साधु संत सरीखे सास ससुर। जबकि कहकर वह चुप हो जाते थे, जबकि वह अंदर ही अंदर लहूलुहान हो जाती थी। वह उसके पीछे छिपे अर्थों को बखूबी जानती थी। उसके प्रेम विवाह के कारण माता पिता की तरफ से उसे भरपूर नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ा था। यूँ उनकी कोर्टशिप इतनी लंबी खिंची हुई थी कि सबकी इच्छा उसमें शामिल हो सके, और हुई भी। यहाँ तक कि सालों साल सगे संबंधियों को इस रहस्य की हवा तक नहीं लगी थी। उसने माँ बाप की इज्जत पर जरा भी आँच नहीं आने दी थी। फिर भी कहीं गहरे कोई वितृष्णा थी, कोई किरच थी जो दोनों परिवारों के बीच ऐचक सी तनी रहती थी। कभी कभी लगता कि यह नया रिश्ता उन सारे पुराने अपने उम्र भर के नातों को एक ही निवाले में निगल जाएगा। बहुत प्रयत्नों के बावजूद कभी सामंजस्य नहीं बिठा पाई थी वह। कई बार शब्दों की पैनी तीरंदाजी का
शिकार होकर अपने घर से रुआंसी होकर लौट आई थी। वो आज तक छलनी कर देने वाली भाषा की सलीबों पर चढ़ती आई है। अब तो यह सिलसिला दुधारू हो गया है। एक ओर हेमेंद्र और बच्चे, दूसरी ओर उसका गिरता स्वास्थ्य, और फिर अपनों से न टूटने वाला तनाव। वह जानती है कि ये सारे तनाव ही उसकी इस दशा के उत्तरदायी हैं और वही उसके अंत के भी उत्तरदायी होंगे। वह सुबह उठती है तो लगता है कि हर जगह उसे प्रत्येक दिन महाभारत अपने कमज़ोर कंधों पर ढोनी पड़ेगी और भीष्म बनकर शरशैया की चुभन को चुपचाप झेलना होगा। उनकी इच्छानुसार सूर्य तो आया ही 6 महीने के बाद उत्तरायण में, लेकिन इन स्थितियों का सूर्य उत्तरायण में शायद कभी नहीं आएगा। उसे इस शरशैया से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। सामने की खिड़की का पर्दा हवा में लहराकर निमा के मुंह पर ठहर गया। आज तक उसकी बीमारी का नामकरण नहीं हुआ है, क्योंकि आज तक कोई ढंग का चेकअप भी नहीं हुआ। मोटे मोटे बिलों के डर से कभी बुखार, कभी थकावट, कभी सिर दर्द, उठने की शक्ति का न रहना, ये सब बीमारियां नामकरण की मोहताज नहीं हैं। इसे एक तरह से तिल तिल कर मिटना कह सकते हैं। इन बेनाम लक्षणों की ओर क्यों कोई ध्यान दे? रिश्ते नाते शरीर से होते हैं, सुविधाओं से होते हैं, मन के रिश्तों से होते हैं, जो शरीर के अशक्त होने पर भी जुड़े रहते हैं। घर वालों की सदस्यता तो उसके उपयोग के साथ ही चल सकती है ना। अभी हाल ही में एक कहानी पढ़ी थी। पति पत्नी से बेहद प्यार करता था। आसपास वाले भी उनके प्यार से मन ही मन जलते थे, लेकिन एक दिन पत्नी को पक्षाघात हो गया। पति धीरे धीरे बदलने लगा, विरक्त रहने लगा। एक दिन पत्नी की वाणी भी मूक हो जाती है। उसकी लड़की एक दिन देखती है कि पिता माँ की छाती को कूट कूट कर कह रहे हैं, बज्जात, करम जली, कब मरेगी, मेरी जिंदगी जोखिम बना दी है तूने। दूसरे ही दिन पत्नी मर जाती है। कहानी पढ़कर मैं समुद्र से भी वृहत बड़वानल हृदय में धड़कने लगता है। वह 2 दिन तक रात रात भर अपने आप में घुटती और आंसू पीती रही। यही नहीं, उसे अपने बच्चे वाल्मीकि के बच्चे से दिखते थे, जिन्होंने कह दिया था कि हम तुम्हारे पाप के भागीदार क्यों हों? तुमने हमें पैदा किया है, तुम्हारा फर्ज है हमें पालना। आते जाते परिचितों में जब भी वह अपने अस्वस्थ रहने की बात करती तो कई लोग संजीदा होकर सलाह देते, फला डॉक्टर को दिखाइए, फीस से न डरिएगा। जान है तो जहान है भाभी जी, आपको तो जैसे रंग ही बेरंग हो गया है। उसे याद आया कि हेमेंद्र के सिर में मामूली दर्द से भी वो घबरा जाती थी और छुट्टी लेकर बैठ जाती थी। हेमेंद्र पर तन मन न्यौछावर कर देती। कभी कभार कोई बच्चा बीमार होता तो उसके पांव देरी लांघने से जैसे इनकार कर देते। वह कब से बीमार है। बीच बीच में ऐसी स्थिति आई कि खाट से हिल तक नहीं सकी। हेमेंद्र के ऑफिस जाने में कोई व्यतिक्रम नहीं आया। यही नहीं, दफ्तर जाते समय भी वही ढंग, वही अपेक्षाएं, वही सारी कायनात। वह मन ही मन सलीब पर टांगे रख कर देखती, लेकिन सभी ने अपने अपनी संगीनों के दागने का ही काम किया था। आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि वह अपनी बैसाखी बनने योग्य नहीं रही। आज सिरदर्द थोड़ा कम है। परसों किसी मित्र के बहुत आग्रह करने पर महेंद्र एक स्पेशलिस्ट के पास चले गए थे। उसने कितने ही टेस्ट किए, ब्लड, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, थायराइड और भी न जाने क्या क्या। आज डॉक्टर के पास फिर से जाना है क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट्स आने वाली हैं। निमा खुश है कि अब रोज़ रोज़ उसे किसी की आंखों का नकार या उपेक्षा नहीं झेलनी पड़ेगी। बीमारी का नाम होगा और उसी के अनुरूप उसका इलाज। वह मन ही मन प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, नारी को जन्म देते हुए उसे लोहे जैसी शक्ति और सुंदरता का वरदान भी दे दिया कर, नहीं तो वह समिधा बनकर इस महाकुंड में धुआं धुआं होती रहेगी। आज उसकी बीमारी का नामकरण हो गया है। अब से रोज गाहे बगाहे मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, फ्लोनिल, फॉस्फोरस आदि नहीं लेने हैं।
डॉक्टर ने हेमेंद्र के कान में फुसफुसाते हुए कहा, आपने बहुत देर कर दी है। कैंसर पेट में अपनी जड़ें पूरी तरह फैला चुका है। अंतिम स्टेज है, केवल इन्हें खुश रखें, आपसी तनाव से बचा कर रखें। अंतिम स्टेज है, केवल इन्हें खुशी रखें। निमा ने सुन लिया है। उसकी गहरी सांस में कहीं एक ना एक सुकून घुल गया है। उसका सूर्य भी उत्तरायण को आ गया है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।